हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज थे उन सभी को डिस्कस किया था। आज हम इस पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आने वाले जितने भी एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर 2 का मतलब हो गया हमारा, अगर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की तो हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी, हम बात करेंगे सेक्शन 5 से 53A तक की, 53A तक की। यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे संभावित, सबको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला वीडियो सेशन 2 या 3 पार्ट्स में आएगा। इसका पार्ट 1 ये है और इससे पहले वाला पार्ट हमारा चैप्टर 1 से संबंधित, में हमने इंट्रोडक्शन से लेकर सेक्शन 4 तक डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं हमारा सेक्शन आज का चैप्टर नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 किससे डील करता है? ए रजिस्ट्रेशन, बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सी अटेस्टेशन या डी ऑल ऑफ अबव। तो सेक्शन 5 का हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो किससे बात करेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिविंग पर्सन्स डस इंक्लूड्स अ कंपनी। में ये पूछा गया है कि क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसमें जो हम बात करते हैं लिविंग पर्सन्स की, क्या उसमें कंपनी इंक्लूड है या नहीं है? तो अगर हम बात करें सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड है, इंक्लूड अ कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिविंग पर्सन इंक्लूड। अब क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला भी क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिविंग पर्सन के अंदर क्या कंपनी इंक्लूड है, ये पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो लिविंग पर्सन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो क्या कंपनी इंक्लूड होगा? बिल्कुल होता है। एसोसिएशन होता है? बिल्कुल होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है? बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द ट्रांसफर बिटवीन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो ट्रांसफर होगा वो किसके बीच में होगा? किसके बीच में होगा? टू लिविंग पर्सन, डेड पर्सन, ओनली लिविंग पर्सन एंड वन डेड पर्सन, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत कोई भी ट्रांसफर होगा किसी प्रॉपर्टी का, तो वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा। अब वो जीवित व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, वो जीवित व्यक्ति कोई एसोसिएशन भी हो सकता है, और वो जीवित व्यक्ति कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो कि अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए। ये बात ध्यान रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कहती है प्रॉपर्टी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड डज इंक्लूड कॉपीराइट। असर्शन में कहा गया है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इसके अंदर कॉपीराइट इंक्लूड है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग पेटेंट्स। अब इसमें ये बताना मेरे को कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या पेटेंट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर वन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद आंसर देते हैं। स्टेटमेंट है, इट मीन्स एन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी। कि एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, कन्वे हो रही है। तो ये बात तो सही है, ये तो सही है, लेकिन हमें क्या बतानी है? नॉट करेक्ट बतानी है। तो ये बात तो सही है। अगला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ये बात भी बिल्कुल सही है।
अगला देख लेते हैं। ही कन्वे प्रॉपर्टी टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, बिल्कुल सही बात है। कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सही बात है। ही कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ, ये अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, ये बात गलत हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 5 of Transfer of Property Act 1882, transfer of property means an act by which a living person convey property in present or a future to one or more living person in relation which one of the following statement is not correct। अब इसमें भी क्या बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सी नहीं है, देख लेते हैं एक बारी। प्रॉपर्टी में ट्रांसफर बाय लीगल पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर लीगल पर्सन, ये तो बात सही है। A natural born person may transfer his property in favor of himself, ये बात सही है। अगला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स डिवोल्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन थ्रू द प्रोसेस सक्सेशन, नहीं, ये बात गलत हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कौन सी प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। राइट टू एंट्री ट्रांसफरेबल है क्या, राइट टू पब्लिक ऑफिस, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर वो कानून के द्वारा बाधित नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल। व्हाट में भी ट्रांसफर, अब इनमें से क्या ट्रांसफर हो सकता है। व्हाट में भी ट्रांसफर, सक्सेशन हो सकता है, राइट टू स्यू नहीं, राइट टू एंट्री एंट्री टू अ ओनर फॉर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, ये ट्रांसफर्ड हो सकता है। नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर, अब इनमें से कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, देखो क्वेश्चन पढ़ना, कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब कैन नॉट बी ट्रांसफर अगर हम देखें, एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट हेरिटेज, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब मेयर राइट टू स्यू, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है, राइट टू स्यू ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पेंशन हो सकती है, नहीं हो सकती। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है और ना ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 and 3 4। अगला क्वेश्चन, राइट टू स्पेस सेशन इज, अभी हम पढ़ के आए थे स्पेस सेशन क्या होता है, ट्रांसफरेबल है या ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये ट्रांसफरेबल है इफ सब्सिक्वेंट कंडीशन इज फुलफिल्ड, अगर कोई कंडीशन लगा रखी है उसको फुलफिल कर दी गई है तब ये क्या होगा, तब ये ट्रांसफरेबल। ये बात समझ में आती है। अगला, टू बी competent टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इट इज नॉट एसेंशियल, अब किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए क्या बात जरूरी नहीं है, क्या पूछा नहीं, क्या बात जरूरी नहीं है। अब क्या बात जरूरी नहीं है देख लेते हैं, क्या उसका मेजर होना जरूरी नहीं है, मेजर होना जरूरी है, कैसे करेगा। क्या उसका साउंड माइंड का होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल है, कैसे कर लेगा। क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे ये जरूरी नहीं है, उसके खुद की प्रॉपर्टी हो वो ट्रांसफर करे ये बात जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, इन अ ट्रांसफर ऑफ अ हाउस द ट्रांसफरर विल गेट, इन अ ट्रांसफर ऑफ हाउस ट्रांसफरर विल गेट क्या, देख लेते हैं। ईजमेंटरी राइट मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिलते हैं। रेंट ड्यू आफ्टर ट्रांसफर, बिल्कुल मिलेंगे। उस घर की चाबी, ताले, दरवाजे सब मिलेंगे, बिना इनके घर कैसा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑल ओरल ट्रांसफर आर वैलिड, क्या सारे ओरल ट्रांसफर वैलिड कहे जाएंगे, नहीं सर। ऑल ट्रांसफर मस्ट बी इन राइटिंग, ये कंपलसरी नहीं है।
ऑल ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू 100 एंड अबव मस्ट बी रिटर्न। हाँ, 100 रुपए से ज्यादा की अगर कोई वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो वो उसके लिए कंपल्सन है कि वो क्या होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। तो ये बात हमारी हो गई ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड ओरली। जहां पर ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको ये ट्रांसफर लिखित में ही करना है, तो क्या उस स्थिति के अंदर हम वो उसका ट्रांसफर ओरली कर सकते हैं क्या, ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो क्या उसमें हम ओरली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर वहां पे स्पेशली नहीं लिखा गया है कि ये ट्रांसफर लिखित में ही होगा। उस कंडीशन में हम वो ट्रांसफर ओरली भी कर। अगला क्वेश्चन, where writing is not expressly required by the law, a transfer of property may be done orally। ठीक है, this is laid down in which section। अब देखो ऊपर क्या पूछा गया था कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि कौन से सेक्शन के अंदर अंदर कर सकते हैं। देखो मैंने इसलिए कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है। आपको हर एंगल से क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। अब कौन से प्रोविजन में दे रखा है, कौन से सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन हमारा कौन सा है, सेक्शन हमारा वो है 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर मे बी मेड ओरली। किस तरीके के ट्रांसफर ओरली किए जा सकते हैं? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया जा सकता है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल ओरली किया जा सकता है? नहीं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ऊपर की ज्यादा की, अभी हम पढ़ के आए थे क्या होना चाहिए, मस्ट बी रिटर्न, तो ये भी नहीं होगा। सरेंडर ऑफ अ लीज हम ओरली कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी मेड विदाउट राइटिंग। कौन सी होगी, कौन सी होगी, अभी हम पढ़ के आए थे। तो ये होगी हमारी तो ये होगी हमारी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अभी हम अभी आपने लीज पढ़ा, लेकिन वो लीज कैसे होनी चाहिए, सरेंडर ऑफ लीज होनी चाहिए, तब तो ओरल हो जाएगी वो। सरेंडर अगर लीज होती तो वो ओरल हो जाती, ये तो लिखित में ही होगी। लेकिन एक्शनेबल क्लेम ओरल भी हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इज वैलिड। कौन सा ट्रांसफर वैलिड है, कौन सा वैलिड है देख लेते हैं। एन अनरजिस्टर्ड यूसुफैक्चरी मॉर्गेज ऑफ ₹99, 100 रुपए से कम वैल्यू है, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वेदर अ सिंपल मॉर्गेज मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। क्या एक सिंपल मॉर्गेज हमेशा रजिस्टर्ड होना जरूरी है? क्या एक सिंपल मॉर्गेज को बार बार रजिस्टर करवाना जरूरी है? अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो, अगर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंडर टीपी एक्ट अ कंडीशन एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग द एनिलेशन इज, क्या होगी, ऑलवेज वॉइड, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, A sold a property to B on a condition that B could not transfer the property without A consent। अब देखो, A ने B को प्रॉपर्टी बेच दी और ये शर्त लगा दी कि भैया अगर तेरे को आगे ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो उससे पहले तेरे को मेरी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही बेच पाएगा वरना नहीं बेच पाएगा। अब यहाँ पे ये बताओ, ये जो इसने कंडीशन लगाई है ए ने, क्या ये सही है गलत है? भैया अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो अब मैंने तो बेच दी, अब उसके बाद वो जो मर्जी करे उसका, मुझे उससे क्या मतलब। अब अगर ऐसी इसने कंडीशन लगाई है तो वो कंडीशन क्या होगी, द कंडीशन इज इलीगल, पहली बात तो, एंड इट कंप्लीटली टेक अवे द पावर ऑफ ट्रांसफर। ये अगर आपने एक बार बेच दी ना तो अब भूल जाओ,
अब जो उसका मालिक है वो देखेगा जैसे मुझे क्या करना है उसका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अमाउंट टू एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन। अब इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो क्या बता रही है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन की बात करेगी ऑन एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देख लेते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन की बात करेंगे इसके अंदर हम। द कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट, ये तो नहीं होगा। द कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, नहीं होगा। द कंडीशन दैट द ट्रांसफर शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ट्रांसफरर्स लाइफ टाइम। तो भैया उसने प्रॉपर्टी खरीदी क्यों है, जब उसको इतना अधिकार नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का दोबारा, तो उसने खरीदी क्यों। मतलब तुम उससे पैसे भी ले लोगे और उसको बाउंड भी कर दोगे, भैया तो कभी नहीं बेच सकता, तो वो प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा। तो ये चीज गलत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डिवाइडेड अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड मेड अ सेटलमेंट दैट इफ एनी ऑफ देम डज नॉट हैव अ सक्सेसर देन he will not sold his portion and leave it to other relative। क्या बोला, ये एक प्रॉपर्टी है, इसके 3 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा ए का, एक हिस्सा बी का, एक हिस्सा सी का, और इन्होंने क्या बोला, अगर मान लो, अगर मान लो इसके के कोई बच्चे नहीं हुए तो ये इस प्रॉपर्टी को आगे ना बेच करके इन दोनों को दे देगा, और ऐसी कंडीशन इनके साथ भी लगा दी। अब ये बताओ क्या ये कंडीशन जायज है। भैया इसके बच्चे बच्चे नहीं हुए तो इसमें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इस इनको को दे के चल जाएगा। यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि ये जो कंडीशन लगाई है ये सही है या गलत है। तो ये कंडीशन पूरी इलीगल है। भैया अगर नहीं हुई तो ये किसी और को दे देगा, ये थोड़ी इन्हीं को देके जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हैज सर्टेन प्रॉपर्टी, बी इज सन एंड हिज ओनली हायर। मतलब ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है और बी ए की इकलौती औलाद है और इकलौती हायर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आ रहेगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देखेंगे तो इस केस में होगा बी कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। क्यों, भैया ए के जीते जी थोड़ी कर देगा। जब ए भाई साहब नमस्ते बोल जाएंगे बी के नाम पे जब करके जाएंगे तभी तो बी के पास अधिकार होगा। ये थोड़ी है कि बी ए के जीते जी उसका ललटारा कर दे और वो अपने बाप जी को बोल दे नमस्ते। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वेदर अ ट्रांसफर कैन बी मेड इन, ट्रांसफर किस तरीके से किया जा सकती है, इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, क्वेश्चन ये है पूरा। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई अब की बार। ये है, वेदर अ ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, क्या एक अजन्मे बच्चे के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, क्या की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 48, सेक्शन 30 ऑफ टीपी एक्ट डील्स विद, सेक्शन 13 की अगर हम बात करेंगे तो वो किससे डील करेगा, तो वो हमेशा डील करेगा किससे, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अब देखो इससे ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि अनबॉर्न पर्सन के फेवर में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, और कौन से सेक्शन के अंतर्गत कर सकते हैं, सेक्शन 13 के अंतर्गत, सेक्शन सेक्शन 13 बोला। When does an unborn person acquire vested interest on transfer favor of unborn person, then जैसे ही उसका जन्म हो जाए वैसे, जन्म के साथ ही उसका अधिकार बन जाएगा, एज सुन एज ही इज बोर्न। अगला क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी
कौन से सेक्शन में डिस्कस है? सेक्शन 14 के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द लॉ अगेंस्ट परपेचुटी बिकॉज, क्यों होगा? द प्रॉपर्टी विल रिमेन टाइड फॉर एवर, द प्रॉपर्टी विल नो इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। देयर विल बी अ लॉस टू बिजनेस, बिल्कुल सही बात, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द रूल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, the rule against the perpetuity applies only those circumstances where no new interest in immovable property is created। और ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था हमारा, कौन से केस में हेल्ड हुआ था? पद्मनाथ अय्यर वर्सेस सीताराम अय्यर। पद्मनाथ अय्यर वर्सेस सीताराम अय्यर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज वाज रिकॉग्नाइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटीज कौन से सेक्शन में हेल्ड हुआ था? कौन से केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी? तो ये हुई थी वाइट बी वर्सेस मिशेल में। वाइट बी वर्सेस मिशेल। अगला क्वेश्चन, रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 17 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, 17 18 दोनों में ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम इन रिलेशन टू अ ट्रांसफर? ट्रांसफर के केस में एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का कितना टाइम पीरियड दिया गया है? तो ये दिया गया है लाइफ टाइम ऑफ अ ट्रांसफर और पीरियड ऑफ 18 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए। अगला क्वेश्चन, अंडर इंग्लिश लॉ द इनकम में बी एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग, अभी हमने क्या पढ़ा? उसके लाइफ टाइम हो सकती है, हो सकती है 21 साल फ्रॉम द डेथ ऑफ ट्रांसफर हो सकती है, माइनॉरिटी ऑफ अ पर्सन लिविंग एट द डेथ ऑफ अ ट्रांसफर ये भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, a direction for accumulation of income even beyond the periods stated in section 17 of TP Act is valid if it is for the purpose of, अगर वो किस पर्पस के लिए कही जाएगी? पेमेंट फॉर द डेट ऑफ ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन ऑफ पोर्शन ऑफ अ चिल्ड्रन, सही बात है। ट्रांसफर बेनिफिशियल टू पब्लिक और द प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये भी सही बात है, ऑल ऑफ द अब, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 19 ऑफ टीपी एक्ट डील्स विद, सेक्शन 19 की अगर हम बात करेंगे टीपी एक्ट की, तो वो किससे डील करेगा? तो वो हमारा डील करेगा वेस्टेड राइट से। किससे करेगा? वेस्टेड इंटरेस्ट से, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, where an interest is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, ये इवेंट होगा तभी मैं आगे काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या पढ़ा था? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कंटिंजेंट पढ़ा था ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, which of the following section of TP Act deals with contingent interest? कंटिजेंट इंटरेस्ट से संबंधित कौन सा सेक्शन है टीपी एक्ट के अंदर? सेक्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी। ए इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन यूनिवर्सिटी ड्यूली अप्रूव बाय द यूजीसी। ए एक प्रोफेसर साहब है ऐसी यूनिवर्सिटी में जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। His pay has been fixed with respect from 1 January 96 by new pay scale pronounced by the UGC, but the university has refused to pay the arrears with respect from
1196 द एरियर ऑफ पे एश्योर्ड टू हिम आर द, मतलब ये है कि एक ये है जो एक प्रोफेसर साहब है किसी यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त। अब हुआ ये यूजीसी ने 1 जनवरी 96 से की सैलरी बढ़ा दी थी तो प्रोफेसरों की, तो अब लेकिन जो वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उस यूनिवर्सिटी ने वो डिफरेंस देने से मना कर दिया। यहाँ पर वो जो एरियर है, वो जो डिफरेंस है सैलरी का, वो यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पर हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया जो उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपको जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, क्या वो एब्सोल्यूट होगी, क्या वो कंडीशनल होगी, या वो दोनों होगी, तो वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल दोनों हो सकती। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट डील्स विद द कंडीशनल ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर से कौन सा सेक्शन संबंध करता है कंडीशनल ट्रांसफर से, सेक्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 64, सेक्शन 25 ऑफ टीपी एक्ट एनुसिएट्स अ जनरल रूल रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर, ठीक है। An interest created on a transfer of a property and dependent upon a condition fails if fulfillment of condition is, अगर वो impossible नेचर की हो, अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, अगर वो डिफीट किसी ऐसे अन्य प्रोविजन को कर रही हो, कानून को कर रही हो, और अगर वो फ्रॉडलेंट हो, इंजीरियस हो किसी पर्सन के लिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, तो यहाँ पर ये चारों कारण सही माने जाएंगे, चारों कारण सही माने जाएंगे, चारों पांचों कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इज वर्ड, अब इनमें से कौन सी ट्रांसफर वॉइड है, कौन सी वर्ड है देख लेते हैं एक बारी। अ ट्रांसफर ऑफ ₹500 टू हिज नाइसी सी इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड। अब भैया अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम किसी को शादी करने से मना कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे तब मैं तेरे को 500 रुपये दूंगी या दूंगा, तो ये तो देखते वर्ड हो गया नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gave ₹500 to B on a condition that she will marry A's daughter, ठीक है। At the time of transfer C was dead, भैया A ने B को बोला कि मैं तेरे को 500 रुपए का इनाम दूंगी, क्यों दूंगी, अगर उसने B ने A की बेटी C से शादी कर ली। भैया जिस दिन पैसे देने की बात थी उस दिन C नमस्ते बोल गए दुनिया। अभी यहाँ पर ये जो बात हुई थी ना, ये जो ट्रांसफर हुआ था, ये वर्ड हो गया, क्योंकि जब वो शादी करने वाली नहीं बची तो फिर तुम पैसे दोगे किसको। ऑप्शन नंबर सी। आगे, A led to B a farm on a condition that B shall walk 100 miles in an hour। अब भैया इसमें ये देखना कि क्या ये संभव है कि 1 घंटे में आदमी 100 माइल वॉक कर ले, 1 घंटे में 100 माइल वॉक कर ले, ये संभव है, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल भी क्या होते हैं हमारे, वर्ड होते हैं। ऑप्शन आगे देखते हैं, A transfer his house to B on a condition that he shall murder C। मतलब ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को अपना हाउस दे दूंगा, बस तेरे को क्या करना है, सी का खून करना है। तो ये ट्रांसफर भी क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है ट्रांसफर का, लीगल है, वर्ड हो गया सी। अगला क्वेश्चन,
Which section of TP Act lays down the important English doctrine of Cyprus? डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। अब ये कौन से सेक्शन में दी गई है? तो ये हमें दी गई सेक्शन 26 के अंदर, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट एनुसिएट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन हमें कौन से सेक्शन में दे रखी है? और डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशन लिमिटेशन ये हमें कौन से सेक्शन में दे रखी है? ऑप्शन ए 27-28, ऑप्शन बी 23-28, ऑप्शन सी 28-29 और ऑप्शन डी 29-30। तो ये हमें कौन से में दे रखी है? दे रखी है 27-28 में, नंबर ए। अगला क्वेश्चन, which doctrine laid down that when there is a condition precedent to the accrual of interest, the condition is deemed to have been fulfilled if it has been subsequently complied? ये बात कौन से में लिख रखी है? डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में। कहाँ है ये? सेक्शन 26 के। अभी हम पढ़ के आए थे, आगे देख लेते हैं। अल्टीरियर ट्रांसफर क्या बोल रहा है सेक्शन, क्वेश्चन 72? अल्टीरियर ट्रांसफर सेक्शन 27 से टीपीए एक्ट इम्प्लाइज किसके ऊपर इम्प्लाई करेगा? द ट्रांसफर इफेक्टेड बाय कंडीशन लिमिटेशन करें। फर्दर ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन बिल्कुल करें। द ट्रांसफर इफेक्टेड बाय द कंडीशन विच डाइवेस्टेड एन एस्टेट फ्रॉम वन पर्सन टू वेस्ट टू, ये भी करेगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, Section 28 of TP Act is based on the rule laid down in English case that ulterior disposition does not take effect unless the condition is strictly fulfilled। अब ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? तो हम बात करेंगे कौन से में हुआ था? वेग वर्सेस क्रॉसली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बी इज डीम्ड टू हैव फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट? अब ये जो दी गई स्थितियां हैं, इनमें से हम कौन सी स्थिति में ये मानेंगे कि बी ने अपने पार्ट की कंडीशन पूरी कर दी है? देख लेते हैं एक बारी। A transfer rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry that with the condition of C, D and E। ठीक है, अब E dies, B marry with the condition of C and D। क्या बोला है? A ने B को 5,000 रुपए दिए। कितने दिए? 5,000। शर्त क्या थी? कि जो B है वो शादी करेगा किसकी मर्जी से? C, D और E की मर्जी से करेगा। लेकिन पहले क्या हुआ? E मर गया, टपक गया। लेकिन फिर भी बी ने जो शादी करी वो सी और डी की सहमति से करी। तो यहाँ पर क्या बी ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी? इसने जो बी ने जो कंसेंट ली शादी से पहले ली ना, और जब शादी से पहले ली तो सी और डी की तो ली है, अब ई मर गया तो उसके कहाँ से लेके आएगा? इसने यहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल की है? नहीं करी है। तो इसने यहाँ पर कंडीशन फुलफिल की है, यस करी है। ये तो सही है। ऑल ऑप्शन देखते हैं। ए ट्रांसफर बी रुपीज 5,000, ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, तो अच्छी बात है देने। दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड डी, कई बार बी ने शादी कर ली, लेकिन यहाँ पर क्या किया? विदाउट द कंसेंट है, बिना मर्जी के करिए, बिना सी डी ई की मर्जी करी, लेकिन शादी करने के बाद कंसेंट ली। शादी करने के बाद तुम जो मर्जी करो, शादी करने से पहले लेनी चाहिए कंसेंट। अब ऊपर वाले केस में ई टपक गया, लेकिन इसने शादी करने से पहले सी और डी की तो ली थी ना। इस वाले केस में इसने शादी पहले कर ली, कंसेंट बाद में लेते रहेंगे। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बोथ एंड बी। या ए तो हम मान सकते हैं, लेकिन बी, बी क्यों मानेंगे? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ओनली, ऑप्शन डी, ओनली ए। ये बात समझ में आती है? आगे देखते हैं।
ए ट्रांसफर ₹500 टू बी, ए ने बी को 500 रुपए दिए, टू बी पेड टू हिम ऑन द अटेनिंग हिज मेजोरिटी और मैरिंग विद द प्रोविजो दैट इफ बी डाइज इन अ माइनर और मैरिज विदाउट सी कंसेंट द सेड अमाउंट ऑफ 500 शैल गो टू डी। अच्छा, बी मैरी व्हेन ओनली 17 years of age without सी कंसेंट द सेड 500 शैल गो टू। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोलना चाहता है? ए ने बी को 500 रुपए दिए, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, महंगाई है। क्यों दिए? टू बी पेड टू हिम ऑन अटेनिंग। भैया जब आप मेजोरिटी हो जाओगे, मेजर हो जाओगे और आप जब शादी कर लोगे, शादी किससे करोगे? शादी सी की सहमति से करोगे। अगर आपने सी की सहमति से नहीं करी तो वो पैसा डी को चल जाएगा। अब यहाँ पर बी ने पहली बार तो शादी कर ली 17 साल में, बात किसकी हुई थी? मेजोरिटी के, मतलब 18+ होने के बाद। पहला तो ये कट गया। अब दूसरा, शादी कर ली लेकिन कंसेंट ली नहीं, सी की कंसेंट तो ली नहीं ना यहाँ पे, तो ये भी कट गया। अब शर्त के अनुसार वो 500 रुपए किसको जाएंगे? डी को तो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन। If the prior transfer are good in themselves, they cannot be invalidated by the subsequent illegal disposition of a residue or remainder। अब ये बात कौन से केस में हेल्ड की गई थी? तो ये बात हमारी हेल्ड की गई थी टैगोर वर्सेस टैगोर के। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आगे। X transfer is failed to Y, ठीक है, with the proviso that if Y does not set a fire to the Z house within 60 days, the field would be belong to it। क्या मतलब हुआ? X ने Y को अपना खेत ट्रांसफर कर दिया और ये बोला कि अगर तूने Y ने अगर Z के घर में 60 दिनों के अंदर आग नहीं लगाई तो वो क्या होगा? वो जो खेत X ने ट्रांसफर किया है Y को, तो वो अब Y का नाम करके A का हो जाएगा। पहले तो ये बताओ भैया कि ये जो बात है, क्या ये किसी तरीके से लॉजिक है? भैया अपने फायदे के लिए तो तुम किसी का घर जला दोगे। क्या होगा? द डिस्पोजिशन ऑफ ए इज नॉट अ वैलिड, पहली बात। दूसरा, अब इसकी इस शर्त से जो वाई का इंटरेस्ट था ना, क्या इंटरेस्ट था कि वो प्रॉपर्टी वाई की थी, वो इफेक्ट नहीं होगी। ये बात समझना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। ए ट्रांसफर हिज हाउस एट अ चंडीगढ़ to his brother B living at Amritsar, provided that B transfer his own farmhouse at Mehroli to C. B take possession of A house B। क्या बोला है? ए ने अपना ए ने अपना हाउस ट्रांसफर कर दिया अपने भाई बी को, जो कि चंडीगढ़ में रहता है। और वो कहाँ रहता है वास्तविकता में? ए ने अपना चंडीगढ़ का हाउस अपने भाई बी को ट्रांसफर कर दिया, जो कहाँ रहता है? अमृतसर में रहता है। अब बी ने ट्रांसफर हिज फार्म हाउस। अब बी ने अपना जो फार्म हाउस है महरौली वाला, वो कर दिया सी को। अब बी ने क्या किया? जो ए ने हाउस ट्रांसफर किया था उसकी पोजीशन ले ली। अब यहाँ पर बी क्या है? क्या बी ने रॉन्गफुली तरीके से उसके ऊपर पोजीशन किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने तो ट्रांसफर किया है, ये बात तो गलत हो गई। दूसरा, बी हैज राइटली टेकन द पोजेशन ऑफ ए हाउस इफ ही हैज ट्रांसफर हिज फार्म हाउस टू सी। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन।
Certain property was given to a wife with the condition that in case of her death before the husband, the property was go over to X. Sure. Both husband and wife died in a same shipwreck, leaving it uncertain as to who died first. क्या बोला? कुछ प्रॉपर्टी है, अब क्या हुआ सर, वो प्रॉपर्टी दी गई वाइफ को और कंडीशन क्या थी? अगर वो अपने हस्बैंड से पहले मर गई, तो जो प्रॉपर्टी है, वो किसको दी जाएगी? एक्स। भैया वो किसी जहाज में जा रहे थे, जहाज का एक्सीडेंट हो गया और दोनों एक साथ मर गए। अब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? अगर हम बात करेंगे अब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी अब एक्स को तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यही नहीं पता लग रहा कि वो पहले मरी है बाद में मरी। अनसर्टेन हो गया। ऑप्शन नंबर एक्स को तो नहीं जाएगी, अब और किसी को जाएगा पता नहीं। ऑप्शन नंबर आगे। A who is under the sentence of a transportation of a life transfer his field to B, दिया कोई बात नहीं, with the proviso that in case he return from Port Blair B's interest shall be अच्छा, मतलब A जो कि एक तरीके से काला पानी की सजा काट रहा था, उसने अपनी जमीन बी के नाम पर कर दी और ये शर्त लगा दी कि भैया अगर मैं कभी भविष्य में अपना काला पानी की सजा काट के आ गया, तो जो अधिकार बी को मिल रखे हैं मेरी जमीन पे, वो सीज हो जाएंगे, मतलब अधिकार दोबारा ए का ही हो जाएगा। ए रिटर्न फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, अब ए भाई साहब आ गए पोर्ट ब्लेयर से, काला पानी की सजा काट के आ गए या वहां से भाग के आ गए, जैसे मर्जी आ गए, आ गए, लेकिन अब क्या होगा? तो यहाँ पर होगा कि भैया वो अपनी जमीन को क्लेम कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगा दी थी कि अगर मैं आ गया तो, जब तक नहीं आ रहा तब तक तो इसमें मैं मजे कर ले, मैं आ गया तो ले लूँ। ऑप्शन नंबर ए कैन क्लेम बैक इज फी। अगला क्वेश्चन। Section 34 of TP Act is based on the principle that no man can take advantage of his own fraud. No man take advantage of his own fraud. कहाँ पर है 34 में? ये बात ध्यान रखनी है। देता है 34 में क्या दे रखा है? ये दे रखा है। और ये कौन से केस से आई थी? ये बता दें। ये आई थी कौन से केस से? तो ये आई थी सिद्धि नुसूर वर्सेस अयोध्या राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहाँ दे रखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हमें कहाँ दे रखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हमें दे रखा है सेक्शन 35 के अंदर, ऑप्शन नंबर। डॉक्ट्रिन ऑफ 83, in which of the following cases it was laid down that no person can take at same time accept or reject an instrument of transfer। सेम टाइम पर तुम एक्सेप्ट भी कर रहे हो और रिजेक्ट भी कर रहे हो, कैसे संभव हो भैया? और ये बात कौन से केस में हेल्ड हुई थी, ये आप नहीं कर सकते। कौन से केस में हेल्ड हुई थी? तो वो हमारा केस था रंगम्मा वर्सेस अलचम्मा। नंबर। अगला क्वेश्चन। द रूल ऑफ इलेक्शन हैज बीन स्टेड बाय लॉर्ड जस्टिस लोपेज। कौन से केस में रूल ऑफ इलेक्शन किसने हेल्ड किया था? जस्टिस लोपेज ने। किस केस के अंदर किया था? डेल्टन वर्सेस फिट्जर्ल्ड। ऑप्शन नंबर। इलेक्शन इंप्लाइज, इलेक्शन क्या है? इलेक्शन में क्या इंक्लूड होगा? क्या होगा? चूजिंग बिटवीन टू राइट where there is a clear intention that both were not intended to be enjoyed। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बतानी है? गलत स्टेटमेंट बतानी है। किसके संबंध में? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के संबंध में। देख लेते हैं।
द रूल विल अप्लाई ओनली व्हेन टू प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफर्ड बाय द सेम डीड, ये तो सही है। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शुड गेट अ डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांसफर, बात भी सही। द पर्सन प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी शुड हैव अ राइट टू ट्रांसफर, ये बात गलत है, नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which of the following is a leading case of doctrine of election, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से संबंधित हमें कोई केस बताना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से संबंधित अगर हम केस की बात करेंगे तो वो है कपूर वर्सेस कपूर। अगला क्वेश्चन, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सी एंड वर्थ ₹80,000। एक सुल्तानपुर में कोई फार्म प्रॉपर्टी है, किसकी है, सी की है, कितने की है, 80,000 की, ठीक है। ए बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गिफ्ट प्रोफेस टू ट्रांसफर इट टू बी। अब ए ने सी की प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर दिया बाय गिविंग द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1 लाख टू सी। अब ए ने वो ट्रांसफर बी को भी कर दिया और सी को भी कर दिया। अब ए भाई साहब टपक गए। अब यहाँ पर क्या बी को अधिकार मिलेगा या फिर बी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, ये बात सोचने की। तो यहाँ पर जो बी भाई साहब है ना, वो 80,000 रुपये लेने के अधिकार होंगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू कितनी की है, 80,000 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, which section deal with the apportionment of a periodical payment as between the transferor and transfer। अपॉर्शनमेंट की बात कौन सेक्शन में की गई है, सेक्शन 36 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हाट इज टू बी अपॉर्शनड बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। क्या अपॉर्शन किया जा सकता है जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर? रेंट हो जाएंगी, एन्युटीज हो जाएंगी, पेंशन हो जाएंगी, डिविडेंड हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, A has left his house at rent of ₹100 payable on the last date of each month। ए ने अपना मकान किराए पे दिया, ₹100 भाड़े पे, और हर महीने की आखिरी तारीख पे। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब ए ने अपना घर बी को बेच दिया, कब? 15 तारीख को बेच दिया। अब 30 जून को क्या अपॉर्चमेंट होगी? यह अपॉर्चमेंट ये होगी, कितने का था घर? 100 का था ना, हर महीने 100 मिलते थे, लास्ट डेट 30 को मिलते थे। अब क्या होगा, 15 दिन का किराया एक को और 15 दिन का किराया दूसरे, मतलब अप टू 15 ए को मिलेगा 50 रुपए, और 15 के बाद बी को मिलेगा 50 रुपए। क्योंकि क्या बात है, लास्ट डेट की बात कर रखी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग। अच्छा, देख लेते हैं। यहाँ पर 41 है, पहले देख लेते हैं। ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज ओनली सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांसफर, ये बात सही है। ट्रांसफर बाय ऑब्टेन ट्रांसफर 38 है। ऑब्टेन ट्रांसफर 41 है। ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक अ फॉर्मर ट्रांसफर 42 सही बात है। ट्रांसफर बाय कोऑर्डिनर, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन अंडर 38। 38 के अंतर्गत कौन सी कंडीशन इसमें एसेंशियल नहीं है? ट्रांसफरर हैज फुल पावर ऑफ एलिनेशन ओवर द प्रॉपर्टी, नहीं, ये बात गलत है, फुल पावर नहीं होती। अगला क्वेश्चन,
A property could be transferred only by a person having limited power of alienation only under following. कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर जिसके पास कुछ लिमिटेड पावर है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं? लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट टू एस्टेट, दोनों केसेस। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी? कौन नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर? मुस्लिम विडो नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर मुस्लिम लॉ के ऊपर ये लागू ही नहीं। क्वेश्चन नंबर, in which of the following cases it was held that the natural or de facto guardian can transfer an immovable property on minor behalf? कौन से केस में हेल्ड हुआ था? हनुमान प्रसाद वर्सेस मिस्ट बबुई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ए एक नेचुरल गार्जियन है, हिंदू माइनर है। हिंदू माइनर का एक नेचुरल गार्जियन ए है, अच्छी बात है। उसने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, किसको? टी को। माइनर sold his right on the property to G after attaining a maturity. माइनर ने उस प्रॉपर्टी का राइट जी को बेच दिया जब वो मेजर हो गया था। अब जी ने सूट फाइल किया डी के खिलाफ कि भैया जो ये प्रॉपर्टी है ये तो माइन वो मेजर ने मेरे को की है, वो कैसे इसके अंदर हकदार बन गया? अभी इस केस में ये बताना है कि क्या जी का सूट मेंटेनेबल होगा। तो इस केस में जी का सूट मेंटेनेबल होगा। जी कैन सक्सीड इफ डी कैन नॉट प्रूव एनी लीगल नेसेसिटी और दैट ही मेड रीजनेबल इंक्वायरीज। अगर डी ने ये बोल दिया ना कि मैंने इंक्वायरी करने के बाद, पूरी छानबीन करने के बाद और मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, तब तक डिसीजन कर सकता है, वरना तो जी ही लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, under which section of TP Act the right of maintenance may be enforced against transferees as transfer of the property from which of the maintenance is recovered? तो कौन सा सेक्शन से होगा? सेक्शन 39 से होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट मेंशन अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट? एडवांसमेंट कहां दे रखी है टीपी एक्ट के अंदर? सेक्शन 39 के अंदर, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन राइट्स? थर्ड पर्सन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात किस सेक्शन में कह रही है? 39 और 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, which section of TP Act provide for the burden of obligation imposing restriction on use of land? जमीन का इस्तेमाल करने पर रोक, ऑप्शन नंबर 40 पर। अगला क्वेश्चन, which of the following is restrictive conveyance? कौन होगा? A conveyance which run with the land. अगला क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बतानी है, गलत क्या होगी देख लेते हैं। A restrictive covenant cannot be enforced against purchaser from the transferee, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, which of the following is restrictive covenant? कौन सा होगा? अ कन्वेनेंट नॉट टू इरेक्ट बिल्डिंग ये होता है, कन्वेनेंट ऑफ रिपेयर ये नहीं होता है। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी ओनली ए। रिस्ट्रिक्टिव कन्वेंट कैन बी एनफोर्स ओनली अगेंस्ट, इसके खिलाफ होगा। ट्रांसफर भी नोटिस भी हो सकता है और ग्रेटिटुअस ट्रांसफर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, सेक्शन 40 कंटेम्पलेट्स क्या करेगा? सेक्शन 40 किसको को कंटेम्पलेट करेगा? कन्वेंट रनिंग विद द लैंड इन इक्विटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, which of the following is an instance of a covenant running with the land at law under transfer of property? ऑप्शन नंबर
अब ये बाकी के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आपको इसकी पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। आप वहाँ से इसके क्वेश्चन बाकी के आप खुद ट्राई करें। आज हमने चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक की बात करता है, उससे संबंधित अधिकतर क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद आपकी 1 या 2 वीडियो और आएगी इसके संबंध में, फिर आपका चैप्टर 2 टीपीएक्स से खत्म हो जाएगा। उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपके खत्म हो। आई होप आपको आज का सॉरी आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।